नमस्कार। आज का हमारा यह वीडियो भारत की उन प्राचीन और जीवंत संस्कृतियों को समर्पित है जो हमारी भूमि की वास्तविक पहचान है, हमारी जनजातियां। भारत एक ऐसा सांस्कृतिक महासागर है जहां सैकड़ों जनजातियां रहती हैं। प्रत्येक की अपनी भाषा, अपनी परंपराएं और अपनी एक विशिष्ट जीवन शैली है। अगले 10 मिनटों में हम न केवल इन जनजातियों के नाम जानेंगे, बल्कि उनकी गहरी सांस्कृतिक विशेषताओं और भारत में मानवीय जातियों के आगमन को भी समझेंगे। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र से, जहां टोडा जनजाति निवास करती है। ये लोग तमिलनाडु के गौरव हैं। नीलगिरी की ऊंची चोटियों और ठंडी जलवायु के बीच टोडा लोगों ने अपनी एक अलग दुनिया बसाई है, जो आधुनिकता से काफी अलग है। इनके घर अर्धवृत्ताकार होते हैं, जिन्हें डोगला कहा जाता है। ये प्रकृति के साथ इनके तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। टोडा समाज में बहुपति विवाह की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ प्रथा प्रचलित है, जिसे भ्रातृ बहुपति विवाह भी कहा जाता है। पुराने समय में कन्यावध की प्रथा के कारण महिलाओं की संख्या कम थी, जिससे यह व्यवस्था बनी कि एक पत्नी के कई पति होंगे, जो अक्सर सगे भाई होते हैं। टोडा लोगों का पूरा जीवन उनकी भैंसों के इर्द गिर्द घूमता है। भैंस पालन ही इनका मुख्य पेशा और आय का स्रोत है। इनकी दुग्धशालाओं को बहुत पवित्र माना जाता है, यहाँ तक कि महिलाओं का इन क्षेत्रों में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। अब चलते हैं मध्य भारत की ओर, जहाँ गोंड जनजाति का साम्राज्य फैला हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूहों में से एक है। गोंड लोग महाराष्ट्र से लेकर ओडिशा तक के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं, मुख्य रूप से गोदावरी नदी के उत्तर में। गोंड पारंपरिक रूप से दहिया खेती करते हैं। यह झूम कृषि का ही एक रूप है, जिसे वे पीढ़ियों से अपनाते आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में जंगल के एक हिस्से को जलाकर उसकी राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है और फिर उसमें अनाज बोया जाता है। झारखंड की धरती संथालों की कर्मभूमि है। ये अपनी शारीरिक बनावट और अपनी समृद्ध भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। शारीरिक रूप से संथालों की पहचान उनके नाटे कद और छपट्टी तथा चौड़ी नाक से होती है, जो उन्हें एक विशिष्ट प्रजातीय पहचान प्रदान करती है। संथालों की सबसे बड़ी गौरवशाली उपलब्धि उनकी अपनी लिपि औलछिकी है। यह लिपि उनकी संस्कृति और शिक्षा का मुख्य आधार है। संथाल अपने संगीत और नृत्य के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हैं। इनके उत्सव प्रकृति और समुदाय के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में मुंडा जनजाति निवास करती है। इनकी परंपराएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी सदियों पहले थीं। इनमें जांग टोपा अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मृतकों से संबंधित है, जिसमें पूर्वजों की अस्थियों को मिट्टी के बर्तन में घर के बाहर सुरक्षित रखा जाता है। मुंडाओं का सबसे बड़ा त्योहार सरहुल है। यह चैत मास में बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, जो पूरी तरह से प्रकृति की पूजा है। मुंडा इतिहास संघर्षों से भरा है। भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उन्होंने अपनी भूमि और अधिकारों के लिए महान उलगुलान किया था। अब चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्व के नागालैंड की ओर। यहाँ की नागा जनजातियां अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए जानी जाती हैं। नागा संस्कृति में वेशभूषा का बहुत महत्व है। हर आभूषण और हर रंग का एक विशिष्ट अर्थ होता है, जो उनके सामाजिक पद को दर्शाता है। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार विवाह के योग्य होने के लिए नागा पुरुषों को नरमुंड माला पहनकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता था। हिमालय की गोद में तराई क्षेत्र में थारू जनजाति का वास है। ये उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक बसे हैं। थारू लोगों की सबसे विचित्र बात यह है कि ये दिवाली को खुशी के बजाय शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। थारू लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। उनकी धार्मिक मान्यताएं प्रकृति और स्थानीय देवताओं के चारों ओर बुनी गई हैं। झारखंड की ही एक और महत्वपूर्ण जनजाति है हो। इनके पास वर्षा कराने की अपनी एक प्राचीन और अनूठी पद्धति है। इनका मानना है कि आग जलाकर धुआं करने से बादल बनते हैं और बारिश होती है। यह उनकी गहरी आस्था
और प्राकृतिक ज्ञान का मेल है। चकमा जनजाति का इतिहास विस्थापन और संघर्ष की कहानी है। ये मूल रूप से बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र के निवासी हैं। आज ये लोग भारत के त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में शरणार्थी के रूप में बसे हुए हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम उन सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की बात करेंगे जो लगभग सभी भारतीय जनजातियों में साझा हैं। जनजातियों में क्रय विवाह सबसे लोकप्रिय और पवित्र माना जाता है। इसमें वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को कुछ मूल्य देकर विवाह किया जाता है। समाज के धार्मिक गुरु या पुजारी को पाहन कहा जाता है। वह समुदाय के आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शक होता है। अमृतलाल विठलदास ठक्कर, जिन्हें हम ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं, उन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने उनके कल्याण के लिए अद्भुत कार्य किए। एक रोचक तथ्य यह है कि अफ्रीका को जनजातीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या वहीं पाई जाती है। अब हम वीडियो के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मानवीय जातियां और भारत में उनका ऐतिहासिक आगमन। जाति का वैज्ञानिक अर्थ शारीरिक संरचना में भिन्नता से है, जैसे त्वचा का रंग, नाक की बनावट और बालों का प्रकार। यह मुख्य रूप से जलवायु से प्रभावित होता है। भारत में विभिन्न मानवीय जातियों का आगमन अलग अलग युगों में हुआ। आइए इस क्रम को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले भारत आने वाली जाति निग्रिटो थी। ये भारत के सबसे प्राचीन निवासी माने जाते हैं। निग्रिटो के बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जाति का भारत में प्रवेश हुआ। इन्होंने भारत की जनजातीय संरचना में बड़ा योगदान दिया। तीसरे क्रम में भूमध्य सागरीय जाति आई। ये लोग काफी विकसित थे और सिंधु घाटी जैसी सभ्यताओं के आधार बने। सबसे बाद में नॉर्डिक जाति भारत आई। ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बसे। पुरातत्वविदों का मानना है कि हडप्पा सभ्यता के निर्माता मुख्य रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और भूमध्य सागरीय जातियों के लोग थे। इनकी उन्नत योजना और शहरी जीवन शैली ने भारत के स्वर्णिम इतिहास की नींव रखी। आज भी इनके अवशेष हमें उनकी बुद्धिमत्ता की याद दिलाते हैं। आइए देखें कि आज ये जातियां भारत के किन हिस्सों में पाई जाती हैं। शुरुआत करते हैं निग्रिटो से। निग्रिटो जाति के लोग आज केरल की पहाड़ियों और मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुदूर इलाकों में पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जाति आज भी मध्य भारत की अधिकांश जनजातियों का मुख्य आधार है। संथाल, गोंड, भील, कोल और मुंडा जैसी बड़ी जनजातियां इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जाति से संबंधित हैं। इनके सांस्कृतिक लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं। भूमध्य सागरीय जाति का प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखा जा सकता है। पंजाब से लेकर बिहार तक की उत्तर भारत की उच्च जातियों में इस जाति के शारीरिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नॉर्डिक जाति भारत में सबसे अंत में आई थी और इनका संकेंद्रण उत्तर पश्चिम भारत में सबसे अधिक है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में नॉर्डिक जाति के शारीरिक लक्षण सबसे अधिक उभर कर आते हैं, जो वहां की जलवायु और इतिहास का परिणाम है। अंत में हम बात करेंगे मंगोलॉइड जाति की, जो हमारे उत्तर पूर्व भारत की पहचान है। इनकी शारीरिक विशेषताएं बिल्कुल अलग और स्पष्ट हैं। पीली त्वचा, चपटी नाक, भारी पलकें और खड़े बाल इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं हिमालयी और पहाड़ी जलवायु के अनुकूल विकसित हुई हैं। भारत की ये सभी जनजातियां केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारी जीवंत विरासत है। उनके शिल्प और कला आज भी आधुनिक दुनिया को प्रेरणा देते हैं। इनके संगीत की धुनें प्रकृति की ध्वनियों से प्रेरित हैं। हर उत्सव में संगीत का होना अनिवार्य है, जो समुदाय को एक सूत्र में बांधता है। जनजातियों से हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने की सबसे बड़ी सीख मिलती है। वे जंगलों के वास्तविक संरक्षक हैं। वे पेड़ों और पहाड़ों को देवता मानते हैं। उनके पवित्र उपवन जैव विविधता को बचाने के प्राचीन और प्रभावी तरीके हैं। आज जनजातीय समुदाय शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। नई पीढ़ी अपनी प्राचीन परंपराओं और आधुनिक ज्ञान के बीच एक सुंदर संतुलन बना रही है, जो भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी अनूठी संस्कृतियों का सम्मान करें और उनकी विरासत को सहेजने में उनका सहयोग करें। टोडा से लेकर चकमा तक और निग्रिटो से लेकर नॉर्डिक तक, यह विविधता ही भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। हमारी प्रत्येक जनजाति एक अलग कहानी कहती है, एक अलग गीत गाती है, लेकिन सभी एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। हमें उम्मीद है कि भारत की जनजातियों और मानवीय जातियों पर आधारित यह विस्तृत विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।